all of you and welcome to all of you at Chawla Brother classes where you are going to receive each and every word taught by your teachers. Students, all of us are here to learn accountancy. One of the most simplest subject, most interesting subject. एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में या जिस सब्जेक्ट में यूज होने वाले शब्दों के बारे में आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने फादर के मुंह से या अपनी फैमिली में एल्डर्स के मुंह से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट मार्केट में जाने पर जिसके बारे में जिन शब्दों के बारे में आपने नॉर्मली सुना होगा, बस इस सब्जेक्ट में हम उन्हीं शब्दों को टेक्निकल वे से समझेंगे और कुछ नहीं बेटा। मैं आज आप लोगों को यहां पर अकाउंट्स का मीनिंग या अकाउंटेंसी के मीनिंग में बिल्कुल नहीं उलझाना चाहूंगा बेटा। मैं सीधा शुरू करूंगा टॉपिक को बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है वो शब्द जो इस सब्जेक्ट में बार बार यूज होंगे, जिन शब्दों के बिना आप अकाउंटेंसी को नहीं समझ सकते। आप कुछ ऐसे ही समझिए जैसे आप साइंस में गैसियस या लिक्विड या सॉलिड, इन शब्दों के बिना साइंस को नहीं समझ सकते, या इंग्लिश में जैसे आप वॉवल्स या जो दूसरे शब्द है उनके बिना इंग्लिश को नहीं समझ सकते। उसी तरह से अकाउंटेंसी में ये वो शब्द हैं जिनके बिना आप अकाउंटेंसी को नहीं समझ सकते बेटा। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैं टॉपिक की शुरुआत हमेशा एक शब्द से करता हूं। वो शब्द है बेटा मीनिंग ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस किसे कहते हैं बेटा? बिजनेस का मतलब है बेटा टू रिमेन बिजी, किसी काम में व्यस्त रहना। टू रिमेन बिजी in an economic activity, on regular basis, to earn profits by selling goods and services। मैंने बोर्ड पे बिजनेस का मीनिंग लिखा है बेटा। आपके टीचर्स ने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में ये बताया भी होगा, मैंने फिर भी आपको रिमाइंडर दिया क्योंकि बेटा अकाउंटेंसी का जो मेन यूटिलाइजेशन है वो बिजनेस में है, यानी कि व्यस्त रहना किसी भी ऐसे काम में जहां से पैसा कमाया जा सके। रेगुलर बेस पे मैंने शब्द लिखा रेगुलर बेस। रेगुलर का मतलब बिजनेस में वो एक्टिविटीज आती हैं जो रेगुलर बेस पे की जाएं। अब आपको शायद ना समझ आ रहा हो रेगुलर बेस क्या है, उसके बारे में सुनिए। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप अभी 10th पास कर चुके हैं। 10th पास करने के बाद आपके पास जो 10th की बुक्स होंगी आप किसी दूसरे स्टूडेंट को सेल करेंगे। आपके द्वारा बुक सेल करना बिजनेस का पार्ट नहीं है क्योंकि आप इस काम को रेगुलर नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा जो इस काम को रेगुलर बेस पे करना शुरू कर दे, यानी वो एक स्क्रैप सेलर या कबाड़ी का काम करना शुरू कर दे, पुरानी बुक्स ले और बेचने लग जाए, पुरानी बुक्स ले और बेचने लग जाए, वो बिजनेस शुरू हो जाएगा बेटा। यानी किसी काम को एक बार करना बिजनेस नहीं है, उस काम को लगातार करना बिजनेस है बेटा। टू अर्न प्रॉफिट्स, हमने बिजनेस क्यों कर रहा है? ताकि हम प्रॉफिट्स कमा सके। कैसे कमा सके? गुड्स को बेचकर, सर्विसेज को बेचकर। इस समय सचिन सर आपको ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं। सचिन सर के द्वारा आपको जो ट्यूशन क्लासेस दी जा रही हैं वो सर्विसेज है बेटा। गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा फर्क बता दूं, वैसे तो सर्विसेज भी गुड्स का ही पार्ट है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं आप इसे फील करेंगे। अगर आपको मेरे शब्द समझ आ रहे हैं, सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो सर्विसेज का मतलब कि जिसे आप महसूस करो, और गुड्स जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो माल को बेचकर पैसा कमाना बिजनेस कहलाता है। अगला शब्द है बेटा हमारे पास प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब है ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑनर ऑफ द बिजनेस, व्यापार के मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, सारा बिजनेस का सेटअप मैंने तैयार किया है, बिजनेस मेरा है, तो मैं उस बिजनेस का प्रोप्राइटर हूं।
अंबानीज रिलायंस कंपनी के प्रोप्राइटर हैं। इसी तरह से बेटा और शब्द आगे देखिए। नंबर 3 है हमारे पास कैपिटल। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बेटा, अमाउंट और मनी और एसेट्स। अभी आप मनी से ही समझिए, अमाउंट और एसेट्स, अमाउंट और मनी इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इन हिज और हर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापारी के द्वारा व्यापार में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। व्यापारी के द्वारा व्यापार शुरू करने के लिए लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है बेटा। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑल्सो। एसेट्स मीनिंग आएगा इसका भी आगे। एसेट्स का मतलब हर वो चीज जो व्यापारी की अपनी है, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग के साथ फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा, कुछ भी कहिए बेटा, तो ये हमारे लिए कैपिटल है। कैपिटल के दूसरे नाम भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड एटसेट्रा, कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। कैपिटल इंक्रीजेज, कैपिटल बढ़ती है बेटे। कैपिटल इंक्रीजेज व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और ड्यू टू प्रॉफिट्स अर्नड इन बिजनेस, प्रॉफिट्स अर्नड इन बिजनेस। ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेज, कैपिटल घटती है बेटा व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड बाय ऑनर और ड्यू टू लॉसेस इन बिजनेस। कैपिटल बढ़ती है जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ और कैपिटल लगाता है। आप जब चाहे व्यापार में पैसा लगाएं, आदमी चाहता है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो प्रॉफिट वापस आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी कैपिटल बढ़ेगी बेटा। दूसरी ओर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब है घर खर्च के लिए पैसे निकालना। अब व्यापारी व्यापार करेगा तो बेटा अपने घर खर्च के लिए पैसे तो निकालेगा ही, क्योंकि हम व्यापार कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमारे घर में कभी पैसों की दिक्कत ना आए। तो व्यापारी के द्वारा घर खर्च के लिए निकाला गया पैसा ड्राइंग्स कहलाता है। और अगर व्यापार में प्रॉफिट की बजाय हमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो भी हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। जैसे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी वैसे ही लॉसेस से कैपिटल घटेगी। मैंने कोई व्यापार शुरू किया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, मैंने पूरा साल काम किया, मैंने पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाए, यानी अगले साल के लिए मेरी कैपिटल बढ़कर 12 लाख रुपए हो चुकी है। 10 लाख से शुरू किया था, 2 लाख कमाए, कैपिटल हो गई 12 लाख। दूसरी ओर मैंने 10 लाख से व्यापार शुरू किया, व्यापार चला नहीं, पूरे साल में 2 लाख का लॉस हुआ, यानी फॉर द वेरी नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए मेरी कैपिटल घटकर 8 लाख रुपए रह जाएगी। तो बेटा ये कुछ टॉपिक है जो मैंने आपको कैपिटल के बारे में पढ़ाया। ये 3 शब्द आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं अगले शब्द की ओर चलता हूं बेटा।
हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट शब्द है बेटा डेटर्स। डेटर्स का मतलब है बेटा देनदार, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। बिजनेस में दो ही रिलेटिव्स होते हैं बेटा, जिसमें से एक डेटर्स है और एक होता है बेटा हमारा क्रेडिटर्स, जिसे हम कहते हैं लेनदार। व्यापार में दो ही रिश्तेदार हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स। जैसे हमारी जनरल लाइफ में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जैसे हम कहें चाचा चाची, मामा मामी, ताया जी ताई जी, दादाजी दादी जी, कुछ भी। लेकिन अकाउंटेंसी में दो ही लोग हैं, या तो किसी से पैसे लेने हैं या किसी के पैसे देने हैं, और इन दो शब्दों को बार बार यूज किया जाता है, इसलिए मैं पहले आपको सिखा रहा हूं। डेटर्स देनदार, जिनसे पैसे लेने, पर्सन्स टू whom goods are sold on credit and payment has not been made by them। जिन लोगों को उधार माल बेचा गया है और जिनसे अभी हमें पैसे नहीं मिले, डेटर्स। बात करूं क्रेडिटर की, पर्सन्स फ्रॉम whom goods are purchased on credit and payment has not been made to them। दोनों में फर्क आपको समझ आ ही रहा होगा। यहां माल उधार खरीदा गया और पैसे लेने बाकी हैं, यहां माल उधार बेचा गया और पैसे देने बाकी हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स, बार बार शब्द यूज होना है बेटा। हमारा अगला शब्द है बेटे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है जब व्यापारी अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा निकालता है बिजनेस में से। जैसे मान लीजिए किसी की किराने की दुकान है, अपने घर के किराने का सामान वो कहीं बाहर से नहीं लाएगा, अपनी ही दुकान से घर के लिए लेकर जाएगा। या मान लीजिए आपने अपने फादर से अपनी स्कूल फीस या अपनी ट्यूशन फी मांगी और आपके फादर ने वो फीस आपको ला कर दी, वो पैसे दिए। वो पैसे फादर कहां से लेकर आ रहे हैं? बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हैं। यानी जब व्यापारी अपने घर खर्च के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं बेटा। अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स। अभी अगला शब्द मैं गुड्स के ऊपर लूंगा, आपको गुड्स का मीनिंग डिफाइन करूंगा। अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। व्यापारी के द्वारा अपने घर खर्च के लिए निकाला गया पैसा या घर खर्च के लिए दुकान से लिया गया माल ड्राइंग्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको किराने वाला एग्जांपल दिया था, वो दुकान से पैसा नहीं निकाल रहा था, दुकान से माल लेकर जा रहा था घर पे यूज करने के लिए। तो अब ड्राइंग्स के बाद अगला शब्द हम गुड्स को ही ले लेते हैं बेटा। गुड्स, दोज आइटम्स in which business deals। वो आइटम्स, या मैं यूं कहूं, this term is used for those items। ये शब्द उन आइटम्स का सामान, उस सामान के लिए यूज किया जाता है
जिसमें बिजनेस किया जा रहा है। जैसे फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर का सारा सामान गुड्स है, क्योंकि उसकी दुकान पे रखा हुआ चेयर्स, टेबल, डाइनिंग, सोफा सेट्स, अलमीरा, सब कुछ बेचने के लिए रखा हुआ है, उसके लिए वो सारा सामान गुड्स है। बुक्स सेलर के लिए सारी बुक्स, सारा स्टेशनरी का सामान गुड्स है बेटा। आप शू पैलेस पे जाइए, जूतों की दुकान पे जाइए, तो वहां रखे हुए सारे जूते, चप्पल, सैंडल्स, फ्लोटर्स, सब गुड्स हैं। यानी व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा है, जिस चीज में हम व्यापार कर रहे हैं, उसे गुड्स कहते हैं बेटा। तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर दोज आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, और ऑल दोज आइटम्स which are bought to be sold। वो सारा सामान जो बेचने के लिए लिया गया है उसे गुड्स कहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर फॉर फर्नीचर डीलर, बुक्स फॉर बुक सेलर, शूज फॉर शूज सेलर, एटसेट्रा। 7 टर्म्स हो चुके हैं हमारे बीच में। कैपिटल, प्रोप्राइटर, उसके अलावा हम लोगों ने किया बिजनेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, गुड्स। अब हम अगला शब्द करेंगे। होपफुली आपने नोट डाउन किया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप करें या मुझे कॉल करें, आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला शब्द, और हमारा अगला शब्द है बेटा लायबिलिटीज। यस बेटा, आवर 8th टर्म लायबिलिटीज, हिंदी में कर्जा बोलते हैं बेटा। लायबिलिटीज, कर्जा, लायबिलिटीज जो पैसा व्यापार ने बाहर के लोगों को देना है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल टू अदर्स, अमाउंट पेएबल टू अदर्स जो पैसा बाहर के लोगों को देना है, और अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू अदर्स, और डेट्स which become payable at some point of time in future is called liabilities. For example, creditors, अभी मैंने इससे पहले एक शब्द समझाया था, जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं, पैसे देने हैं तो लायबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक से लिया गया उधार। फॉर एग्जाम्पल हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है सर्विसेज हैव बीन टेकन, सर्विसेज हैव बीन टेकन, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड येट। हम लोग सेवाएं ले चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट्स नहीं की, उसे कहेंगे लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सॉरी बेटा। अब टाइप ऑफ लायबिलिटीज की बात करूं अगर मैं, तो दो तरह की होती है बेटा टाइप ऑफ लायबिलिटीज। स्टूडेंट, एक होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटीज, तो दूसरी होती है बेटा हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब है अमाउंट पेएबल टू ऑनर ऑफ द बिजनेस,
अमाउंट पेएबल टू ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो पैसा जो व्यापार ने अपने ओनर को पे करना है। बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये क्या बोल रहे हो कि व्यापार व्यापारी अलग अलग कैसे हैं? बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग शब्द हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में मैं लायबिलिटीज के तुरंत बाद आपसे बात करूंगा कि कैसे ये अलग हैं। अभी आप ये समझिए, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है अमाउंट पेएबल टू ऑनर ऑफ द बिजनेस। व्यापार ने जो पैसा व्यापारी का देना है, व्यापार कमा रहा है पैसा, क्यों कमा रहा है? क्योंकि व्यापारी ने उसमें पैसा लगाया था। यानी व्यापारी के द्वारा जो पैसा लगाया गया उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि बिजनेस की ड्यूटी है उस कैपिटल को अच्छे से यूज करके अपने बिजनेसमैन को अच्छा खासा रिटर्न दे, जिससे व्यापारी प्रॉफिट्स कमा सके। तो अमाउंट पेएबल टू ऑनर ऑफ द बिजनेस इज इंटरनल लायबिलिटी, और कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, इज एन इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल का मतलब बेटा अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, वो पैसा जो आपने बाहर के लोगों का देना है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल ऊपर के लिखे हैं, ये तीनों के तीनों हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं बेटा। चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। मैंने लायबिलिटीज को समझाया बेटा। कैपिटल के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मैंने कहा, जो पैसा हमने दूसरे लोगों का देना है, जो पैसा बिजनेस के ऊपर ऋण के रूप में है, ऋणी समझते हैं ना, या वो पैसा जो फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, सब हमारे लिए लायबिलिटीज हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, ओनर को जो पैसा देना है इंटरनल लायबिलिटीज, बाहर के लोगों को जो पैसा देना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इस एक्सटर्नल लायबिलिटीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा, 2 पार्ट्स में, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। गौरव सर चेक कर लीजिए वर्ड्स कट तो नहीं एक बार ये। आई एम टॉकिंग अबाउट करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैं इन 2 शब्दों को डिफाइन करूंगा कि करंट लायबिलिटीज क्या है और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है। यहां तक का टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। यस स्टूडेंट्स, तो पहली बात है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। एक्सटर्नल की 2 टाइप, करंट लायबिलिटीज, इसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और मैंने दूसरी टाइप बोली बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज, इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों लायबिलिटीज का जो क्लासिफिकेशन है वो 1 ईयर पर बेस्ड है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। वो सारी लायबिलिटीज जो आने वाले 12 महीने में पे करनी है, आने वाले 1 साल में जो लायबिलिटीज पे करनी है, उन्हें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं, छोटी अवधि के कर्जे। और वो सारी लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे करने हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं बेटा। सुनिए इसके बारे में, लायबिलिटीज विच बिकम पेएबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्योंकि बेटे जो माल उधार लिया जाता है जनरली वो 3-4 महीने के उधार पर लिया जाता है।
फिर भी हमने 12 महीने की ड्यूरेशन तक मान लिया। अगर क्रेडिटर्स को पैसा 12 महीने के अंदर देना है, करंट लायबिलिटीज है, 12 महीने के बाद देना है तो नॉन करंट बन जाएगा। जनरली हम इसे करंट लायबिलिटीज मानते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनसे काम करवा चुके हैं पैसे नहीं दिए, जैसे एक पोस्ट पेड कनेक्शन होता है मोबाइल का, आप मोबाइल यूज कर चुके हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन आपने उनकी पेमेंट्स नहीं की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये मैंने 2 एग्जांपल यहां दिए। बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज की या लंबी अवधि के लोन्स। लायबिलिटीज विच बिकम पेएबल आफ्टर 1 ईयर, जिसकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करेंगे, उन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक से लिया गया लोन, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स। ये शब्द कंपनीज में यूज होता है बेटा, हिंदी में इसे ऋण पत्र कहते हैं, यानी अ सर्टिफिकेट और अ रिटन प्रूफ ऑफ डेट, अ रिटन एक्नॉलेजमेंट और प्रूफ ऑफ डेट taken by company from general public, लोगों कंपनी के द्वारा आम जनता से लिया गया लोन और बदले में दिया गया सर्टिफिकेट डिबेंचर्स कहलाता है। यानी डिबेंचर एक प्रूफ ऑफ डेट है, टेकन बाय कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। मैंने आपको ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में समझाया बेटा। जिसको 12 महीने में पे करना हो करंट लायबिलिटीज, जिसको 12 महीने के बाद पे करना हो नॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक ऐसा प्रिंसिपल जो अकाउंटेंसी में हर जगह इस्तेमाल होता है बेटा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर स्टूडेंट उस प्रिंसिपल को सुन लेता है, समझ लेता है, तो अकाउंट्स को समझना और भी आसान हो जाता है उस बच्चे के लिए। वो बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा बेसिक टर्म से हट रहा हूं मैं। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब है वो बातें जो बिजनेस में या जो अकाउंट्स को गाइड करती हैं। मतलब प्रिंसिपल एक जनरल ट्रुथ, एक जनरल सच्चाई जो आपको बताती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जो आपके एक्शंस को प्रभावित करती है, जो आपको बताती है कि किस डायरेक्शन में आपने चलना है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मैं बेसिक टर्म से हट रहा हूं बेटा। इसका मतलब क्या है? बिजनेस सभी लोगों से अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। व्यापार का एग्जिस्टेंस व्यापारी से अलग माना जाता है। आप इस बात को यूं भी समझिए जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को बनाया, 70s में बनाया था। आज धीरूभाई अंबानी की डेथ हो चुकी है, लेकिन क्या बिजनेस बंद हुआ? बिजनेस चल रहा है बेटा। अगर बिजनेस और बिजनेसमैन सेम होते तो अंबानी की डेथ के साथ, धीरूभाई अंबानी की डेथ के साथ कंपनी भी बंद हो जाती। मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूं, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं, वो इस हिसाब से मेंटेन करते हैं कि व्यापारी और व्यापार को अलग अलग माना जाता है। व्यापारी व्यापार के लिए एक क्रेडिटर माना जाता है। क्रेडिटर किस लेवल तक का? उसकी कैपिटल के लेवल तक का। व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है उसे बिजनेस के लिए कर्जा, एक लायबिलिटी माना जाता है। बिजनेस की ड्यूटी बन जाती है अपने ओनर के लिए कि वो अपने बिजनेसमैन को प्रॉफिट्स के रूप में रिटर्न करे। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हमारी सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। 2-3 लाइनें इसके बारे में लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट, बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट from its owners. Second, books of accounts are prepared
फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी वो सब बिजनेस के हिसाब से बनेंगी, यानी जो भी खाते बनेंगे बिजनेस के हिसाब से बनेंगे। ये नहीं कि बिजनेसमैन की घर का सामान, उनके घर पे रखा हुआ गोल्ड, घर का रेफ्रिजरेटर, घर का टेलीविजन, एलईडी, एसी, वो बिजनेस का सामान बन जाएगा। नहीं, व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। मैं बार बार यही समझा रहा हूं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, जो खाते बनेंगे, बिजनेस के हिसाब से बनेंगे। बिजनेसमैन is treated as a creditor of the business, creditor of the business to the extent of capital invested by him in business। बड़ी आसान सी बात है, लेकिन मुझे लगा कि ये अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए ताकि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम ना आए। और आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जो भी खाते बनेंगे, जो भी अकाउंट्स बनेंगे, बिजनेस के हिसाब से बनेंगे, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। तो आज का लेक्चर मैं यही ओवर करूंगा। 8 बेसिक टर्म्स मैंने आपको कराई हैं और एक ये प्रिंसिपल बताया है। आप इसके नोट्स बनाएं, आप इसे लर्न करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।